हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। अर्थव्यवस्था का रैपिड फायर रिवीजन में ये तीसरा और लास्ट पार्ट है और इसमें अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद साइंस बचेगा, उसको 2 से 3 दिन में कंप्लीट करके बीएसएससी सीजीएल के लिए प्रारंभ करेंगे। बहुत ही शानदार बुक है जो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी लाभदायक होगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। मुद्रा बैंकिंग से संबंधित प्रश्न रहेगा। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सी मुद्रा है जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है। इसके अलावा इस प्रकार के पैसों को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तो इसको कहते हैं फिएट मुद्रा। फिएट मुद्रा आपको ध्यान रखना है। फिएट मुद्रा क्या है? जिसे सरकार वैध मुद्रा घोषित करती है, इसके अलावा इस प्रकार के पैसे को सोने या चांदी जैसी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, फिएट मुद्रा कहता है। यहाँ पे पूछा गया सहकारी बैंकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सहकारी बैंक जो है नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कार्य करता है, तो ये आपको ध्यान देना है। सहकारी बैंक जो है किस आधार पर कार्य करते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर कौन सा बैंक कार्य करते हैं? सहकारी बैंक। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला, भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं निगरानी कौन करता है? तो भारत में ऋण सृजन का नियंत्रण एवं जो है निगरानी करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, कौन है जो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक से रकम मांगते हैं क्या कहलाता है? रेपो रेट। यानी आरबीआई से जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई से रकम मांगते हैं वो कहलाता है रेपो रेट। जब आरबीआई उससे मांगता है तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को क्या कहते हैं? क्रिप्टो करेंसी जो अभी प्रचलन में काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन सिस्टम पे ये कार्य करता है। अगला है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नगद आरक्षित अनुपात यानी सभी बैंक के पास ये बना है सिस्टम कि कुछ न कुछ आपको आरक्षित रखना होगा, क्योंकि जो ग्राहक हैं, यदि आप ही हैं, मैं हूँ, कोई भी है, बैंक में पैसा जमा करके रखा है, अचानक से ज़रूरत पड़ गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, बैंक में जो है कुछ नगद रहता है आरक्षित रिजर्व में। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है और इसका क्या प्रभाव है? तो बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, तरलता लाभ अधिक होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकता है। यानी आप जो रिजर्व में रखा हुआ है तो अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, क्योंकि रिजर्व में है, ज़्यादा है रिजर्व में, तो वो कम ब्याज दर पे ऋण दे देगा, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट कैसे आएगी? अधिक रुपया आरक्षित रखा हुआ है, तो बाज़ार से पैसा को खींच करके बैंक में रखा है, तो जो है निवेश में इसीलिए गिरावट आ जाएगा। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कैसे होता है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा। तो ये जो है आपको पिछले वर्ष का है, तो इसको नहीं ध्यान देना है, आपको वर्तमान समय का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? राजस्व घाटे से तात्पर्य है भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। यानी भारत में जो राजस्व घाटे हैं, इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों की वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, उसके पोषण के लिए ऋण लेने की आवश्यकता है। अगला है, ये नहीं देखेंगे, वह व्यापारिक बैंक जो विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से हो जाएगा, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक के बारे में पूछा गया है, तो ये बिहार के पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। नेक्स्ट है, वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं।
तो ये क्या कहलाता है, मसाला बॉन्ड। ध्यान देना आपको, वह बॉन्ड जिसके द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसे जुटा सकते हैं, इसको कहते हैं मसाला बॉन्ड। अगला है, भारत में सेवा कर किसके सिफारिश से लागू हुआ, तो राजा चेलैया समिति के सिफारिश पे सेवा कर को लागू किया गया था। अगला है, वह कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। केंद्र सरकार लगाते हैं लेकिन उसको राज्य जो है एकत्रित करते हैं और आवंटित रखते हैं, तो ये कहलाता है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, बैंक दर का क्या आशय है। बैंक दर जो है इसका क्या आशय है, तो बैंक दर जो है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। और केंद्रीय बैंक भारत में जो है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान देना है, मिलान करने वाला है भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसको एग्जिम बैंक कहते हैं, स्थापित हुआ था 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई, इसकी स्थापना हुई है 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई कहते हैं इसको, 1964 में स्थापित है। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आईसीआई, इसकी स्थापना हुई है 1955 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना हुई है 1987 में। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1982। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ भी मिलान करने वाला है। ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस जो है विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्रेसेम एक रोजगार से संबंधित योजना है। थोक मूल सूचकांक जो है मुद्रास्फीति से संबंधित है। नकदी रिजर्व अनुपात ऋण को नियंत्रण से करने से संबंधित है। अगला है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा है, तो वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है वित्त मंत्रालय। 280 के तहत वित्त मंत्रालय का स्थापना किया गया। अगला है, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो अधिकतम विदेशी मुद्रा जो है कपड़ा के निर्यात से कमाते थे। अभी वर्तमान में जो है ये पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, यानी पेट्रोलियम उत्पाद से जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा को प्राप्त किया जाता है। अगला है, विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा जो है कहलाती है जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया कब, 31 मार्च 1997 को। भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, यानी रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट है आपका हो जाएगा यहाँ पे सुमेलित करने वाला है, तो ये जो है आपको नहीं देखना है। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है, तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना 1956। नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी 1999 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव। अब जब भी ये प्रश्न पूछेगा आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, क्योंकि वित्त मंत्रालय के सचिव यहाँ तक पढ़ना है, केवल वित्त मंत्रालय देख करके टिक नहीं लगाना है, वित्त मंत्रालय के सचिव के द्वारा किया जाता है। अगला है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में वृद्धि की
नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, यानी नगद कोष में जो है जितना रुपया रख रहा है उसमें कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा, साख सृजन में वृद्धि होगा। एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष करों में से कौन से कर हैं जो सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर से। प्रत्यक्ष कर में निगम कर एक ऐसा कर है जिससे सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, निगम कर। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट है, दो परोक्ष कर कौन सा है? तो बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क। परोक्ष कर मतलब हो गया अप्रत्यक्ष कर, तो बिक्री कर और उत्पादन शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है। रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? 1991 में, और 1991 में 2 बार किया गया था। नेक्स्ट है, बैंक द्वारा लाए गए कौन सी भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जानते हैं? यानी बैंक द्वारा जो क्रेडिट कार्ड का योजना लाया गया था इसी को कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा। अगला है, भारत के लिए कौन सा देश है जो सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो अभी जो है ये वर्तमान में जो होगा वो आपको ध्यान रखना है। अगला है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में। दुर्लभ मुद्रा का आशय क्या है? ऐसी मुद्रा जो विकसित देशों का हो दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। नाबार्ड उधार देता है, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को नाबार्ड उधार देता है। भारतीय मुद्रा छापा जाता है नासिक प्रिंटिंग प्रेस, जो ये मुंबई महाराष्ट्र में है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस, यहीं पे छापा जाता है भारतीय मुद्रा। अगला है, कौन सी समिति है जो बैंकों के ब्याज दर पर विनियंत्रण पर आधारित है? तो नरसिम्हन समिति जो है ये बैंकिंग सेवा से संबंधित है। सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। भारतीय रिजर्व बैंकों ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की है एग्जिम बैंक के द्वारा। एग्जिम बैंक जो है आयात निर्यात बैंक है, 1982 में स्थापित की गई है इस बैंक को, तो इसीलिए जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने की मदद की है, तो ये आयात निर्यात बैंक है एग्जिम बैंक। अगला है, भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा का एक अंश है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एकल साधन जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो ये निगमित कर है, यहीं से सर्वाधिक आय की प्राप्ति होती है। केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो भूमि राजस्व जो है ये केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, भूमि राजस्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो वस्तु एवं सेवा कर अभी वर्तमान में जीएसटी है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? अप्रत्यक्ष कर, और जीएसटी भी एक अप्रत्यक्ष कर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक वर्ष में 6 बार, 2-2 महीने पे जो है आर्थिक नीति की समीक्षा करते हैं। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कौन सी मुद्रास्फीति सूचकांक या मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए रूप में कार्य करते हैं, यानी लक्ष्य के लिए मानक रूप में कार्य करते हैं? तो सीपीआई संयुक्त, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सीपीआई संयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए मानक के रूप में कार्य करती है। अगला है, नई प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना आधारित है, तो धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो वह दर जिस दर पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे। ध्यान देना आपको, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का क्या अर्थ है? तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे हैं। नेक्स्ट है, 2 रुपये एवं उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट पर जो है देनदारी होती है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी 2 रुपया और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा
के नोट की देनदारी कौन देंगे? तो ये देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकृति दी थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को फेमा अधिनियम 2002 के तहत स्वीकृति दी थी। वह इकाई जिसका मूल कागज स्वर्ण के रूप में जाना जाता है तो SDR कहलाता है। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को कितना प्रतिशत तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो ये दिया था 25% घटा करके लाने का सुझाव। वर्तमान में बीमा का नियामक है तो IRDA के अध्यक्ष बीमा के नियामक है। भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्यों के करेंसी नोट को। भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1 रुपये को छोड़ करके सभी को निर्गत करते हैं। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ध्यान रखना है आपको, AM खुसरो G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 में जो है आपको ऑप्शन से ध्यान देना है, रूस शामिल नहीं है। अगला है G7 में 7 सदस्य हैं, आपको ध्यान रखना है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस हो जाएगा आपका, नाम हो जाएगा जर्मनी, फ्रांस, उसके बाद हो जाएगा जापान, USA, कनाडा और इंग्लैंड। ये सभी देश है, आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी क्या है? तो यह भारत में स्टॉक एक्सचेंजों एवं पूंजी बाजार के नियंत्रण हेतु प्रमुख नियामक बोर्ड है। नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो ये सेवा क्षेत्र में है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश करना ये शामिल नहीं है। भारत में आर्थिक अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब आया? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम आया था वर्ष 2005 में, ये ध्यान रखना है। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से बनता है तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय ट्रिम्स से बनता है। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो ये पूछा गया प्रभावी राजस्व घाटा किस बजट में पेश किया गया? 2011-12 के बजट में पेश किया गया था प्रभावी राजस्व घाटा। ब्याज भुगतान एक आइटम है तो ये राजस्व व्यय का आइटम है। नेक्स्ट है व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था 1972-73 और 1976-77 में। व्यापार जो है संतुलन अनुकूल में था 72-73, 76-77, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार USA। नेक्स्ट है WTO अस्तित्व में आया था तो जनवरी 1995 में WTO अस्तित्व में आया था। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम अध्यक्ष पीटर सदरलैंड थे। साप्टा का पूर्ण रूप क्या होता है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप होता है, ध्यान रखना है, साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ से विकासशील एवं विकसित देश से संबंधित देखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ये 2 अक्टूबर 1952 को। वह उपागम जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, सक्षमता उपागम अमर्त्य सेन से संबंधित है। भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। तो ये PC महालनोबिस के मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित थे और उनके द्वारा इसीलिए उद्योग के बारे में चर्चा किया गया है, क्योंकि उद्योग जो है मेन फोकस में था। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो ये ध्यान रखना आपको। अगला है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार मिला अमर्त्य सेन को। पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो ये तृतीय क्षेत्र में, पिछले दशक में तृतीय क्षेत्र में विकास हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सकल घरेलू उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है तो ये तृतीय क्षेत्र है, इसी को कहते हैं सेवा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः
अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। तो भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहने का मुख्य कारण क्या है? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। तो ये सभी 3 कारण हैं। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का सम्मिलित स्वामित्व होना। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है उसकी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तीव्र गति में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण अल्प विकसित देश कहा जाता है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, यानी कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण भी अल्प विकसित देश कहा जाता है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण भी कहते हैं अल्प विकसित देश। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो ये आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे, नियोजित अर्थव्यवस्था। भारतीय कृषि से संबंधित तथ्य को देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का श्रेय है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। में है, भारत में है तो MS स्वामीनाथन। कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली और निर्गत मूल्य। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए नीतिगत उपाय में है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक का रखरखाव। यहाँ पे आपको मिलान करना है। धूसर क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है, धूसर क्रांति। गुलाबी क्रांति जो है प्याज उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे उत्पादन से। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से। धूसर क्रांति उर्वरक फर्टिलाइजर से है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। और रजत क्रांति जो है अंडे उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, HYVP का। नेक्स्ट है, खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली। खरीफ मौसम की फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना और सोयाबीन। अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है? तो ये काली मिट्टी आवश्यक है। रबी फसल में आलू, जौ, चना, सरसों, गेहूं, मटर और मसूर शामिल है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड कौन करते हैं? तो ये करते हैं वर्षा बीमा के द्वारा किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए डैश उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे गेहूं की खेती के लिए। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए वो प्रयोग में लाते हैं? तो तना काट जो है गन्ना के प्रवर्धन के लिए लाते हैं उपयोग में। विविध तथ्य को देखेंगे। पहला है, भारतवर्ष में संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था? 1991 के पश्चात। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? PM पोषण योजना। मध्याह्न भोजन योजना जो 1995 में तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ था, इसका नाम चेंज करके कर दिया है PM पोषण योजना। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? सामुदायिक कार्यक्रम जो है ये एक मौन क्रांतिकारी है। कहने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सामुदायिक कार्यक्रम एक मौन क्रांति है, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहने वाले हैं। नेक्स्ट है, और ये आपका लास्ट हो जाएगा, तो इससे जो है देख लेते हैं लास्ट प्रश्न को। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में सत्य क्या है? तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ प्रौद्योगिकी जो है ये ला सकती है। ये कंप्लीट हो गया, इकोनॉमिक्स पूरे कंप्लीट हो गया है। और अब प्रारंभ करेंगे साइंस। साइंस में जो है आपको भौतिक विज्ञान से प्रारंभ होगा और जल्द ही इसको ख़त्म करके बिहार SSC CGL प्रारंभ करेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद।